हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि अलग अलग वर्ग के लोगों ने, अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को किस ढंग से लिया। सबसे पहला है इन द कंट्री साइड। अगर हम गांवों में देखें तो जितने भी अमीर पीजेंट्स थे, जैसे कि गुजरात के पाटीदार हैं या उत्तर प्रदेश के जाट हैं, वो सारे इस मूवमेंट में एक्टिव हुए थे क्योंकि वो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते थे। कॉमर्शियल क्रॉप्स मीन्स जो लार्ज स्केल पर हम बेचते हैं। वो उनको बहुत डिप्रेशन का, मतलब जो वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था, उसका प्रभाव उनकी फसलों पर बहुत ज़्यादा पड़ा क्योंकि प्राइसेस जो थे वो फॉल हो गए। पैसे की कमी पूरे देशों में थी, तो भारत में भी इसका क्या प्रभाव हुआ कि फसलों के प्राइसेस कम हो गए और उनकी कैश इनकम बहुत नीचे आ गई। अब उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो गवर्नमेंट टैक्स को पे करें, और ये जो मूवमेंट थी बहुत फैलती गई। क्यों? क्योंकि रिच पीजेंट्स ये चाहते थे कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे तो उनको जो रेंट पे करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अब उनके पास कैश इनकम तो थी नहीं, वो पे कर नहीं पा रहे थे। इस तरह उनके लिए स्वराज के लिए लड़ाई लड़ना, मतलब देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने का मतलब है कि उनको हाई रेवेन्यू से छुट्टी मिल जाना। इस तरह ये जो मूवमेंट थी आगे बढ़ती गई, लेकिन फिर कुछ कारणों से इस मूवमेंट को जब वापस ले लिया गया तो उनको बहुत निराशा हुई। सेकंड नंबर पे है पुअर पीजेंट्स वर नॉट। इट मीन्स गाँवों में जो रिच पीजेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बढ़ते हुए रिवेन्यू को कम कर दिया जाए। सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा कि जितने पुअर पीजेंट्स थे वो ये भी चाहते थे कि रिवेन्यू कम हो, और साथ में उनकी फसलें ना होने के कारण या वो गरीब होने के कारण जो उनका रेंट अनपेड है, जो अभी तक उन्होंने रेंट पे नहीं किया, वो भी माफ़ कर दिया जाए। इस तरह अलग अलग वर्ग के लोगों ने, अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को या स्वराज मूवमेंट को अलग अलग ढंग से लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो कांग्रेस है वो इन नो रेंट पुअर पीजेंट, मतलब ये जो पीजेंट्स चाहते हैं कि जो हमारा अनपेड रेंट है वो भी माफ़ कर दिया जाए, तो जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो पुअर पीजेंट्स को अपनी मूवमेंट में शामिल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो रिच पीजेंट्स हैं या लैंडलॉर्ड है वो नाराज़ हो जाएंगे और वो हमारा साथ छोड़ देंगे। क्योंकि अगर पुअर पीजेंट्स बिल्कुल ही रेंट पे नहीं करेंगे, नो रेंट पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका नुकसान किसको हो रहा है? अमीर पीजेंट्स को या लैंडलॉर्ड को। तो कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि अगर वो इन पुअर का साथ दे तो उसका जो साथ है दूसरे रिच पीजेंट्स छोड़ दें। थर्ड, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। अभी तक हमने दो डिस्कस किया। पहला था रिच पीजेंट्स ने कैसे लिया, सेकंड पुअर पीजेंट्स कैसे लिया, थर्ड है बिजनेस क्लासेस ने कैसे लिया। हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे या मर्चेंट्स थे उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया था। क्यों कमाया था? क्योंकि वॉर एक्सपेंडिचर के कारण युद्ध में जूतों की ज़रूरत है, मान लीजिए यूनिफॉर्म की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सामान बनाया और उनको बहुत बेनिफिट हुआ। अब वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और भी आगे बढ़े, लेकिन वो देख रहे हैं कि ब्रिटिश युद्ध तो ख़त्म हो चुका है। अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इनके हक में नहीं जा रही। तो जितने भी बिजनेस क्लासेस थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और उन्होंने तीन तरह की फेडरेशंस बनाई, ये नेम दिए हुए हैं। फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, ये तीन यहाँ नाम दिए हुए हैं, इसको आप रीड करोगे। नेक्स्ट है इनके लीडर्स कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला थे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने क्या किया? कॉलोनियल कंट्रोल को अटैक किया, यानी उनकी पॉलिसीज़ को अटैक किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने इवन फाइनेंशियल हेल्प भी दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, उन्होंने ये भी देखा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि पहले भी फेल हो चुकी थी और अब जब दोबारा गांधी जी ने उसको ज्वाइन किया था तब भी उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला था, तो इसके कारण धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो
ख़त्म होती गई, मतलब इसका कोई खास रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि ये तो बहुत लंबा समय चलेगा और उनके लिए, बिजनेस के लिए ये नुकसानदायक होगा। फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सबसे पहले हम देखा रिच पीजेंट्स हैं, सेकंड नंबर पे देखा पुअर पीजेंट्स हैं, थर्ड नंबर पे हमने देखा बिजनेस क्लासेस का क्या रिएक्शन था। फोर्थ नंबर पे हम देख रहे हैं जितने इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ नागपुर रीजन में ही कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उनके लिए इसका क्या मीनिंग था, इस स्वराज का या इस सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये था कि उन्होंने फॉरेन क्लॉथ को बायकॉट कर दिया और उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स भी की। रेलवे वर्कर्स ने जैसे 1930 में की। 1930 में हज़ारों की संख्या में वर्कर्स जो थे छोटा नागपुर में, माइंस क्या होती हैं, खाने जहाँ से हम मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, तो वो जो थे वो इस बात को सपोर्ट करते थे कि गांधी कैप्स पहनी जाए और इसमें क्या किया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए। और जितने भी, लेकिन फिर यहाँ वही प्रॉब्लम हो गई कि कांग्रेस जो थी वो अनविलिंग थी इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को अपनी अपनी मूवमेंट में शामिल करने के लिए, क्योंकि अगर वो इनको शामिल करती है, इनको अगर वो सपोर्ट करती है, तो जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनके वो रिवेन्यू माफ़ करेगी तो इससे बिजनेस क्लास को नुकसान होगा। तो फोर्थ नंबर पे कैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अपने फेवर में मूवमेंट को देखा वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ इसमें आता है कि अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, इसका जो मेन फीचर और भी था कि वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी जी की कॉल पर बहुत सारी वुमेन जो थी, अमीर वुमेन, पीजेंट्स की वुमेन, वो जो थी आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जितने भी पुअर पीजेंट्स थे उनकी वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ऐसे नहीं बढ़ पाई कि वुमेन पार्टिसिपेट करेगी तो उसको कोई राइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि गांधी जी खुद ही इस बात के पक्ष में थे कि वुमेन का काम होता है घर संभालना और बच्चों को संभालना। तो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई।